अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप लोग सब ठीक होंगे। तो आज क्लास फर्स्ट ईयर चैप्टर नंबर 6 टॉपिक है आयोनाइजेशन एनर्जी, ये हम डिस्कस करेंगे। तो आइए हम पहले पढ़ते हैं कि क्या है आयोनाइजेशन एनर्जी। द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू रिमूव द वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन फ्रॉम गैसियस आइसोलेटेड न्यूट्रल एटम आर आई। हमारे पास एक एटम है सोडियम, इसके वैलेंस शेल से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए जितनी हमें एनर्जी की जरूरत पड़ती है उसे हम नाम देते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी का नाम देते हैं। सोडियम एक न्यूट्रल एटम है, उसके वैलेंस शेल से इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए जितनी हमें एनर्जी की जरूरत पड़ती है उसको हम नाम देते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी का नाम देते हैं। तो शर्त यह है एटम आइसोलेटेड हो और गैसियस हो। अलग अलग आइसोलेटेड और गैसियस एटम के वैलेंस शेल से इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए हमें जितनी एनर्जी की जरूरत पड़ेगी उसको हम आयोनाइजेशन एनर्जी का नाम देते हैं। इसकी मैं एक और एग्जांपल डिस्कस करता हूं। सपोज करें हमारे पास मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम के वैलेंस शेल से इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए जितनी हमें एनर्जी की जरूरत पड़ती है उसको हम नाम देते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी का। और इसके वैलेंस शेल से इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए हमें 738 किलो जॉल पर मोल एनर्जी की जरूरत पड़ती है। अब ये देखिए मैंने यहाँ पर बात लिखी है गैसियस आइसोलेटेड न्यूट्रल एटम आर आई। ये मैंने जो इलेक्ट्रॉन रिमूव किया है वो एटम से रिमूव किया है, ये वाला भी मैंने एटम से रिमूव किया है, न्यूट्रल एटम से। अब ये हमारे पास ऑलरेडी आयन बन चुका है। अब इस आयन से मैं एक और इलेक्ट्रॉन रिमूव करूंगा। ये हमारे पास देखिए मैग्नीशियम है, इसके ऊपर +1 चार्ज है, इसमें से इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए Mg+2 बन जाएगा, Mg+2 बन जाएगा। तो ये हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गया। अब यहां पर देखिए आयोनाइजेशन एनर्जी की जो वैल्यू है वो 1450 किलो जॉल पर मोल है, 1450 किलो जॉल पर मोल है। अब ये देखिए अगर हम एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे तो उसको हम नाम देते हैं फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी का। अगर हम दूसरा इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे तो उसको हम नाम देते हैं सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी का। यहां पर एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चार्ट क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाई सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी always greater than first ionization energy। why second ionization energy always greater than first ionization energy? कि हम सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी की जो वैल्यू है वो हमेशा फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी से ज्यादा होती है। जस्टिफाई करें क्यों होती है, तो उसकी हम डिस्कशन करते हैं कि पहले जैसे एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे उस एटम के ऊपर प्लस चार्ज आ जाएगा पॉजिटिव। अब दूसरे इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन जो दूसरे इलेक्ट्रॉन्स होंगे न्यूक्लियस उनको ज्यादा अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा, दूसरे इलेक्ट्रॉन्स को न्यूक्लियस अपनी तरफ ज्यादा अट्रैक्ट कर लेगा। जब इलेक्ट्रॉन्स को न्यूक्लियस अट्रैक्ट करेगा तो वहां से दूसरा इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए हमें ज्यादा एनर्जी देना पड़ेगी, तो दूसरा इलेक्ट्रॉन वहां से रिमूव होगा। तो यहां पर हम लिख सकते हैं कि सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी हमेशा ज्यादा होती है। उसकी रीजन क्या है, उसकी रीजन ये है कि न्यूक्लियस जब हम पहला इलेक्ट्रॉन उसमें से रिमूव करते हैं दूसरा तो न्यूक्लियस और प्रोटॉन टू इलेक्ट्रॉन जो रेशियो है वो कम हो जाती है, जिसकी वजह से दूसरा इलेक्ट्रॉन रिमूव करना हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। उसके बाद हम डिस्कस करते हैं फैक्टर कि कौन कौन से उसके ऊपर फैक्टर अफेक्ट करते हैं। सबसे पहले नंबर पर है शेल नंबर, दूसरे नंबर पर है शील्डिंग इफेक्ट, थर्ड नंबर पर है एटॉमिक साइज,
और डी नंबर पर है 4 नंबर पर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। ये 4 फैक्टर हैं जो आयोनाइजेशन एनर्जी के ऊपर इफेक्ट करते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं ट्रेंड इन द पीरियोडिक टेबल कि आयोनाइजेशन एनर्जी पीरियोडिक टेबल में कैसे वेरी होती है। हम लोग ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके हैं। पीरियोडिक टेबल के अंदर एक होते हैं, ग्रुप्स होते हैं और लेफ्ट टू राइट पीरियड्स होते हैं। पीरियड्स तो पीरियोडिक टेबल के अंदर आयोनाइजेशन एनर्जी कैसे वेरी करती है। तो सबसे पहले हम ग्रुप्स के अंदर डिस्कशन करते हैं। इन ग्रुप्स के अंदर आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू, आयोनाइजेशन एनर्जी एटॉमिक साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एटॉमिक साइज के। अब ये देखिए इनवर्स का मतलब क्या होता है, एक चीज बढ़ रही है तो दूसरी चीज कम हो रही है। अगर एक चीज कम हो रही है तो दूसरी चीज बढ़ रही है। अब यहां पर डिस्कस करते हैं एटॉमिक साइज। सपोज करें हमारे पास हाइड्रोजन है, लिथियम है, सोडियम है, पोटाशियम है, रुबिडियम है, सीजियम है, फ्रांशियम है। अब हाइड्रोजन के अंदर हाइड्रोजन का एटॉमिक साइज छोटा है, लिथियम का इससे बड़ा है, सोडियम का इससे बड़ा है, लिथियम से। पोटाशियम का बड़ा है सोडियम से, रुबिडियम का भी साइज बड़ा है पोटाशियम से। ऊपर से नीचे जैसे हम ग्रुप्स के अंदर मूव करते हैं तो उसका एटॉमिक साइज बढ़ता है। जैसे एटॉमिक साइज बढ़ता है तो आयोनाइजेशन एनर्जी की जो वैल्यू है वो डिक्रीज होती है। जैसे ग्रुप्स के अंदर ऊपर से नीचे मूव करते हैं तो आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यूज क्या होती हैं, डिक्रीज होती हैं। क्यों डिक्रीज होती हैं? नंबर 1 पे एटॉमिक साइज उसका इंक्रीज हो रहा है। जैसे उसका एटॉमिक साइज इंक्रीज हो रहा है, एटॉमिक साइज के इंक्रीज होने की वजह से आयोनाइजेशन एनर्जी की जो वैल्यू है वो डिक्रीज होती है। दूसरे नंबर पर है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आयोनाइजेशन एनर्जी शील्डिंग इफेक्ट के। शील्डिंग इफेक्ट के। अब शील्डिंग इफेक्ट क्या है मैं आपको समझाता हूं। अब यहां पर देखिए हमारे पास एक एटम है, एक एटम की ये न्यूक्लियस है। अब ये वाले उसके अंदर क्या है, इलेक्ट्रॉन्स है। इस शेल के अंदर भी इलेक्ट्रॉन्स है, इस शेल के अंदर भी इलेक्ट्रॉन्स है। न्यूक्लियस और वैलेंस शेल के दरमियान, इसके दौरान कह रहा हूं न्यूक्लियस और वैलेंस शेल के दरमियान ये इन शेल की वजह से अट्रैक्शन कम हो गई है तो इसको हम नाम देते हैं शील्डिंग इफेक्ट का। मैं एक दफा फिर ये बात रिपीट कर देता हूं। न्यूक्लियस और वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन के दरमियान अट्रैक्शन कम हो जाती है इन शेल की वजह से तो उसको हम नाम देते हैं शील्डिंग इफेक्ट का। दूसरे अल्फाज में कहें कि ये वाले जो शेल है कबाब में हड्डी आ गई, ठीक है, और जिसकी वजह से जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स है वैलेंस शेल का उनके दरमियान अट्रैक्शन कम हो गई है तो इसको हम नाम देते हैं शील्डिंग इफेक्ट का। अब ये देखिए जैसे हम मूव करते हैं ऊपर से नीचे शील्डिंग इफेक्ट की वैल्यू क्या होती है, इंक्रीज होती है। तो शील्डिंग इफेक्ट की वैल्यू इंक्रीज होने की वजह से आयोनाइजेशन एनर्जी भी क्या होती है, उसकी कम होती है। आप यहां पर कह सकते हैं कि जो शील्डिंग इफेक्ट है ये भी उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है कि ये हमारे पास जैसे उसकी वैल्यू शील्डिंग इफेक्ट की बढ़ती है तो आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू क्या होती है, कम होती है। उसके बाद देखते हैं हमारे पास शेल नंबर भी आयोनाइजेशन एनर्जी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं।
अब यहाँ पर लिख सकता हूँ कि शेल नंबर भी क्या है, आयोनाइजेशन एनर्जी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अब हम डिस्कस करते हैं इन पीरियड्स। इन पीरियड्स के अंदर आयोनाइजेशन एनर्जी कैसे वैरी होती है। लेफ्ट टू राइट आयोनाइजेशन एनर्जी की जो वैल्यू है वो इंक्रीज होती है। लेफ्ट टू राइट आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू इंक्रीज होती है। कैसे इंक्रीज होती है? आयोनाइजेशन एनर्जी डायरेक्टली रिलेटेड है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के। जैसे हम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं, एटम के ऊपर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है। जैसे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होगा, इंक्रीज होने की वजह से जो आयोनाइजेशन एनर्जी की जो वैल्यू है वो भी क्या होती है, इंक्रीज होती है। अब यहां से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चार्ट क्वेश्चन आ सकता है कि आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू क्यों इंक्रीज होती है। हम बता सकते हैं कि शेल नंबर वो भी कांस्टेंट रहते हैं, वो तब्दील नहीं होते पीरियड्स के अंदर। एटॉमिक साइज वो डिक्रीज होता है। क्यों डिक्रीज होता है? उसके बाद इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज वो इंक्रीज होता है और शील्डिंग इफेक्ट भी इसके अंदर कांस्टेंट रहता है पीरियड्स के अंदर। तो जैसे हम पीरियड्स के अंदर मूव करते हैं तो आयोनाइजेशन एनर्जी की जो वैल्यू है वो बढ़ती है। अब यहाँ पर एटम का साइज क्यों कम होता है कि जैसे न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन की तादाद भी बढ़ रही होती है और इलेक्ट्रॉन्स की तादाद भी बढ़ रही होती है। लेकिन एक बात याद रखिएगा, शेल नंबर जो है वो कांस्टेंट रहते हैं। इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं, प्रोटॉन भी बढ़ते हैं। जैसे प्रोटॉन बढ़ते हैं, शेल नंबर चेंज नहीं हो रहा, तो उसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स को प्रोटॉन अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेते हैं, जिसकी वजह से वो अट्रैक्ट करेंगे और उसके ऊपर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा। जितना उसके ऊपर चार्ज बढ़ेगा, वैलेंस शेल से इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए हमें ज्यादा एनर्जी देना पड़ेगी, जिसकी वजह से पीरियड्स के अंदर आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू इंक्रीज होती है। यहां से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चार्ट क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाई आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज इन द पीरियड्स। पीरियड्स के अंदर आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू इंक्रीज क्यों होती है? अब उसका आंसर लिख सकते हैं कि जैसे हम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं, लेफ्ट टू राइट जैसे हम मूव करेंगे तो आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू इंक्रीज होती है। आपने बताना है कि उसके अंदर शेल नंबर भी कांस्टेंट रहते हैं और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है, और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होने की वजह से आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू भी क्या होती है, इंक्रीज होती है। ठीक है, और मैं जो हम लोगों ने अब पढ़ा है, मैं एक दफा उसको रिव्यू कर देता हूं इसी टॉपिक को, कि हमारे पास टॉपिक है आयोनाइजेशन एनर्जी का। आयोनाइजेशन एनर्जी है क्या? द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू रिमूव द वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन फ्रॉम गैसियस आइसोलेटेड न्यूट्रल एटम आ रहा है कि हमारे पास कोई भी गैसियस आइसोलेटेड न्यूट्रल एटम है, उसके वैलेंस शेल से इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए जितनी हमें एनर्जी की जरूरत पड़ती है उसको हम नाम देते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी का नाम देते हैं। अगर हम पहला इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे तो फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी का नाम देते हैं। अगर हम सेकंड इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे तो उसको हम सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी का नाम देते हैं। अगर हम थर्ड इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे तो उसको हम थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी का नाम देते हैं। तो ये मैंने आपको एग्जांपल दी है। सोडियम के लिए हमें 496 किलो जूल, और सोडियम हमारे पास मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम की वैलेंस शेल से इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए हम 738 किलो जूल पर मोल एनर्जी की जरूरत होती है। मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम से हमारे पास 1450 किलो जूल पर मोल एनर्जी। अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चार्ट क्वेश्चन बताया है कि व्हाई सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी ऑलवेज ग्रेटर देन फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी, जस्टिफाई या कमेंट ऑन दिस स्टेटमेंट। यहाँ पर आप बता सकते हैं कि दूसरा इलेक्ट्रॉन, जैसे हम पहला इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे
पहला इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए हमें जितनी एनर्जी की जरूरत पड़ती है उसको फास्ट आयोनाइजेशन एनर्जी का नाम देते हैं। पहला इलेक्ट्रॉन रिमूव कर लेंगे, जब हम दूसरा इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे उसके लिए हमें ज्यादा एनर्जी देना पड़ेगी। क्यों? क्योंकि प्रोटॉन ने दूसरे रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ ज्यादा अट्रैक्ट कर लिया है, जिसकी वजह से उसके लिए हमें ज्यादा एनर्जी देना पड़ती है। अब उसके बाद फैक्टर डिस्कस किए हैं। हमारे पास शेल नंबर है, शील्डिंग इफेक्ट है, एटॉमिक साइज है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है, और ये वाले फैक्टर इफेक्ट करते हैं। अब ये अलग से शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है कि विच फैक्टर इफेक्ट होगा एनर्जी। उसके बाद ट्रेंड बताया हमारे पास, ट्रेंड इन द पीरियोडिक टेबल। ट्रेंड बताया इन द पीरियोडिक टेबल, कौन सा ट्रेंड? इन पहले हम ग्रुप्स के अंदर डिस्कस कर रहे हैं। ग्रुप्स के अंदर आयोनाइजेशन एनर्जी क्यों इंक्रीज होती है, जस्टिफाई करें। क्योंकि जैसे आयोनाइजेशन एनर्जी एटॉमिक साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है और शील्डिंग इफेक्ट के भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। जैसे एटॉमिक साइज बढ़ता है आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू कम होती है, शील्डिंग इफेक्ट बढ़ता है तो आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू भी क्या होती है, इंक्रीज होती है। तो ये वाला आप लोगों को ट्रेंड डिस्कस किया है। उसके बाद यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है कि ग्रुप्स के अंदर एनर्जी क्यों इंक्रीज होती है, जस्टिफाई करें, क्यों डिक्रीज होती है, सॉरी जस्टिफाई करें। तो इसके लिए ये वाला फैक्टर डिस्कस किया। उसके बाद इन पीरियड्स के अंदर लेफ्ट टू राइट आयोनाइजेशन एनर्जी की जो वैल्यू होती है वो इंक्रीज होती है, जस्टिफाई करें। यहाँ पर बता रहा है जो शेल नंबर है वो चेंज नहीं हो रहा है और एटॉमिक साइज है वो कम हो रहा है, ठीक है। उसके बाद इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वो बढ़ रहा है, जिसकी वजह से आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू इंक्रीज होती है। तो ये हमारा टॉपिक था आज का। तो शुक्रिया, थैंक्स।